कई बार अटेम्प्ट टू मर्डर के जो मामले होते हैं ये बाद में मामले मर्डर के बन जाते हैं, या फिर दहेज हत्या के जो मामले होते हैं शुरू में मान लीजिए किसी ने अपने आप को आग लगा ली, आग लगाने के बाद में 15-20 दिन के बाद वो डेथ हो जाती है, फिर वो 304B के मामले बन जाते हैं। अगर कोई भी ऐसे एविडेंस आपके पास नहीं है जिससे आपकी बेगुनाही प्रूव हो सके, तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों मामले होते हैं। दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप चाहे तो अटेम्प्ट टू मर्डर बोले इसको या आप मर्डर बोल सकते हैं। कई बार अटेम्प्ट टू मर्डर के जो मामले होते हैं ये बाद में मामले मर्डर के बन जाते हैं, या फिर दहेज हत्या के जो मामले होते हैं शुरू में मान लीजिए किसी ने अपने आप को आग लगा ली, आग लगाने के बाद में 15-20 दिन के बाद वो डेथ हो जाती है, फिर वो 304B के मामले बन जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के मामले होते हैं। कई बार जो मर्डर के केस होते हैं, अगर आपके वकील साहब में दम है तो उस केस को 304 में भी कन्वर्ट कराया जा सकता है, अगर कोई भी ऐसे एविडेंस आपके पास नहीं है जिससे आपकी बेगुनाही प्रूव हो सके। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों मामले होते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लगभग सभी में ली जा सकती है। फिर चाहे तो किसी को उकसाया गया हो सुसाइड करने के लिए, किसी ने आत्महत्या कर ली और आपका नाम ले दिया, उसमें भी आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। इवन मर्डर के मामलों में भी एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपके वकील साहब को कितना एक्सपीरियंस है, कितने अच्छे से आपके केस को प्रेजेंट करते हैं और आपके पास क्या क्या उसके लिए प्रूफ है या फिर क्या क्या ग्राउंड्स हैं। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, कैसे आप एंटीसिपेटरी बेल लेंगे, चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो, फिर चाहे वो मर्डर का मामला हो, चाहे तो किसी ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया हो या फिर किसी ने सुसाइड किया हो, या फिर मामला हो दहेज हत्या का। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है या फिर आप पर कोई मुकदमा हुआ है, ये वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखें। और किसी भी तरह की अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, हमसे अपने केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है हमारे की सलाह से आप अपने केस से बाहर निकल सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको जान लेना चाहिए सेक्शंस क्या होते हैं। सेक्शन जैसे कि अगर हम बात करें सीधा मर्डर की, मर्डर पहले सेक्शन था आईपीसी का 302, जो अब बन गया 103 बीएनएस का सेक्शन। अटेम्प्ट टू मर्डर पहले क्या था, पहले सेक्शन था 307 जो कि आईपीसी का था, अब वो बीएनएस का सेक्शन बन गया 109। ऑर्गेनाइज क्राइम भी पिक्चर में आया है दोस्तों। कई सारे लोगों पे ऐसे कई बार मुकदमे दर्ज हो जाते हैं जिसके अंदर की 2 या 2 से ज्यादा लोग थे, तो ऐसे मामलों को अब ऑर्गेनाइज क्राइम में भी डाला जाता है, तो उसका 111 सेक्शन बीएनएस का बन गया है। पहले मामले जो 304 में दर्ज होते थे आईपीसी में, अब वो 105 में बन गया है, मतलब कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और जो 304B था पहले दहेज हत्या का सेक्शन, वो अब 80 का बीएनएस सेक्शन बन चुका है। तो आगे हम सेक्शन की बात नहीं करेंगे, आगे हम उसके नाम से लेकर बात करेंगे। दोस्तों आपको चाहिए एंटीसिपेटरी बेल, उससे पहले आप कुछ फैक्ट जान लीजिए। कई बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि सर एक जगह पे लड़ाई हुई, इस ग्रुप से 4 लोग थे और वहां पर कोई 2 लोग थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, खड़े खड़े बातें बढ़ गई, गाली वाली देना शुरू कर दिया, धक्का मुक्की शुरू हो गई, धक्का मुक्की में सामने वाले को चोटें आ गई। चोट ऐसी आई कि धक्का किसी को मारा वो छत से गिर गया, या फिर किसी को धक्का मारा, धक्का मारने के बाद पत्थर से उसका सर टकरा गया, या फिर पास में ही ईंट रखी थी, ईंट किसी ने किसी के सर में मार दी। तो ये क्या है दोस्तों, ये है सडन प्रोवोकेशन, एकदम से किसी को गुस्सा दिलाकर लड़ाई भड़क जाना। जब ईंट मारी थी तब इंसान मर सकता था, जान से मारने का प्रयास किया गया, ऐसा मुकदमा दर्ज कर दिया क्योंकि वो इंसान बच गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। एडमिट कराने के बाद में वो इंसान हॉस्पिटल में ही रहा, 10, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीने भी हो सकते हैं, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो जो आपकी एफआईआर कटी वो किसमें कटी, 307 आईपीसी में, या फिर कटी होगी 109 बीएनएस में, और साथ में 34 भी लगाई गई होगी जो कॉमन इंटेंशन का एक पार्ट होता है, वो एक धारा है, सेक्शन है इसके अंदर, वो भी लगा दी जाती है। और भी कुछ सेक्शन हो सकते हैं ऐड, वो डिपेंड करते हैं। सबसे बड़ा सेक्शन यही होता है 307 का, 307 आईपीसी का और 109 बीएनएस का। अब उसके बाद डेथ हो गई, तो जब चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस, तो उसमें वो 302 मर्डर भी लगाएगी और उसी के अंदर 103 जो लगता है बीएनएस वो सेक्शन ऐड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब एफआईआर कटी वो कुछ और थी, चार्जशीट कटी कुछ और हो गई, हमारा तो केस इलीगल बन गया, ऐसा नहीं होता। इसमें भी आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो चोट लगी उसको वो कैसे लगी, क्या वो सडन प्रोवोकेशन था, एकदम से खड़े खड़े लड़ाई भड़क गई, एकदम से गाली वाली देना शुरू कर दिया आपस लोगों में, किसी की कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। प्री प्लानिंग को दोस्तों देखना पड़ता है। अगर प्री प्लानिंग थी किसी को मारने की तो ऑब्वियसली बात है वो मर्डर है। और अगर मान लीजिए कि सामने वाला बार बार चाकू से आपके ऊपर वार कर रहा है, उसका चाकू नीचे गिर गया, आपने अपने आप को बचाने के लिए उसी का चाकू उसको मार दिया और वो मर गया, तो क्या है ये, सेल्फ डिफेंस है। इसमें भी दोस्तों आपको सजा नहीं होगी। ये हो सकता है कि 304 में मुकदमा चला जाए, पर कम से कम 302 में ये मुकदमा नहीं रहेगा। आपके वकील साहब जब ये केस को लड़ते हैं ना, तो वो ये देखते, अच्छे वकील साहब की बात कर रहा हूं जिन्हें एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हम जो अपने केसेस लड़ते हैं
हम दिल्ली में केसेस जो लड़ते हैं अपने सारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और हालांकि हम लगभग सभी स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में गए हैं केसेस को लड़ने के लिए, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसके आधार पर दोस्तों आपको सब बातें बता रहा हूं। जब वकील साहब आपके केस लड़ेंगे तो वो ये देख लेते हैं कि क्या मेरे पास कोई भी एविडेंस या कोई भी ऐसा ग्राउंड बन रहा है जिसमें कि मैं अपने क्लाइंट को सीधा सीधा बाहर निकाल के ले जाऊं कि नहीं मैंने तो कोई ऐसा मर्डर किया ही नहीं, मैं वहां पे था ही नहीं, या फिर मेरा कोई रोल ही नहीं है। अब मान लीजिए सारे सबूत आपके अगेंस्ट हैं, बहुत सारे गवाह हैं, सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, मतलब आप बचोगे नहीं। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, मतलब कि केस शुरू होगा और सजा मिल जाएगी। तो ऐसे केस को कैसे लड़ेंगे? ऐसे केस को आप लड़ोगे जो कि प्रोविजो दिए गए हैं। प्रोविजो क्या है इसके अंदर दोस्तों? अपवाद होते हैं मर्डर के भी कुछ, कि कब वो अपवाद मतलब मर्डर नहीं माना जाएगा, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप देख लेना। मैंने उसमें लिखा हुआ है कब कब ये अपवाद है, तो उसमें लिखा हुआ है 5 अपवाद होते हैं कब कब उसको मर्डर नहीं मानेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो केस मर्डर के अनुसार नहीं चलता है, तो इस केस को इस तरह से लड़ा जाएगा। अगर बहुत सारे एविडेंस आपके खिलाफ है तो इस तरह केस लड़ा जाएगा, और अगर एविडेंस में कुछ कमियां हो सकती हैं तो सीधा निर्दोष प्रूव करने के लिए ही आपके वकील साहब आपका केस लड़ते हैं। अब मामला आता है 304B के मामलों में, दहेज हत्या, जिसको अब 80 बोलते हैं, बीएनएस का सेक्शन 80 है वो। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए लड़की ने सुसाइड कर ली, अननेचुरल डेथ का मामला होता है। ये क्या होता है? अननेचुरल डेथ। लड़की ने फांसी लगा ली, लड़की ने आग लगा ली, लड़की छत से कूद गई, किसी भी तरह से लड़की ने, या फिर मान लो अपने आप गोली मार ली, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो लड़की ने 7 साल के पीरियड में शादी के अगर ऐसा किया तो सीधा शक किस पर जाता है? ससुराल वालों पर, कि उन्होंने उसे इतना परेशान कर दिया कि एक इंसान ने सुसाइड कर ली। अब इसमें भी दोस्तों कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि अगर ये है तो ही माना जाएगा कि वो दहेज हत्या है। क्या इसमें दहेज मांगा गया? क्या लड़की के साथ कोई भी क्रूएलिटी हुई? लड़की ने कभी कोई कंप्लेंट दी? या फिर ये भी देखा जाता है कि अगर दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे, एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि लड़की ने अपने आप को गोली मार ली। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे ना एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं केस टू केस। इसीलिए बोलता हूं जब भी आप किसी केस में मुझसे बात करते हो ना, तो या तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले लो या अपने पेपर्स को भेजो। बिना पढ़े बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें वकील साहब का पूरा एक्सपीरियंस, पूरी नॉलेज और पूरा जितने केसेस लड़े हैं उसका निचोड़ होता है जब उसे एफआईआर को पढ़ा जाता है, तभी आपको कोई ग्राउंड बताए जा सकते हैं, वरना ग्राउंड नहीं बताए जा सकते। तो ये भी ग्राउंड दोस्तों इसके अंदर होता है। 307 का ही मामला मान लो, सिर्फ 307 है मान लो, तो 307 में यह देखना पड़ता है कि क्या इंटेंशन थी सामने वाले को मारने की, क्या प्लानिंग थी, क्या प्रिपरेशन थी। ऐसा तो नहीं कि मतलब 2 लोग बस खड़े हुए थे, खड़े खड़े लड़ाई झगड़ा हुआ, सामने वाले ने गाली देना शुरू कर दिया, सामने वाले पर थप्पड़ मारा, इसने यहाँ से तेज की उसको घुसंड मारा, घुसंड ऐसी जगह लग गया जो पहले से उसको बीमारी थी और वो मर गया। तो ऐसे में सामने वाले ने उसको मारने के लिए थोड़ी कुछ ऐसा हरकत की थी, या फिर ऐसा घुसंड मारा कि सामने वाला बंदा मरते मरते बच गया, ऑपरेशन तक करना पड़ गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर इसी में आएगा। तो दोस्तों ऐसे मामलों के अंदर सीधा सीधा आपको लड़ना कि नहीं मैंने तो अपराध किया ही नहीं, मैंने तो घुसंड मारा ही नहीं, ये सब चीजें देखकर डिफेंस लेने पड़ते हैं। तो आपके भी कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सके। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।